हेलो डियर स्टूडेंट, एसएनसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको बांध ठाप घटक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जिसे आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। तो बांध ठाप घटक बांध ठाप नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था, और इसे हम स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, संगुणन या वियोजन की मात्रा के निर्धारण के लिए बांध ठाप ने एक घटक प्रस्तावित किया। उस घटक को क्या कहते हैं? बांध ठाप घटक आई के नाम से जाना जाता है। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है कि बांध ठाप समीकरण अलग है, क्योंकि कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बांध ठाप समीकरण अलग है और बांध ठाप घटक अलग है। बांध ठाप समीकरण हमने आपको पढ़ाया था। बांध ठाप समीकरण था पराक्षण दाब ज्ञात करने का समीकरण, जिसका फॉर्मूला था पाई इक्वल टू CRT। ठीक है, तो वो बांध ठाप ने भी ये समीकरण ही बांध ठाप ने दिया था, वही जो घटक है वो भी बांध ठाप ने दिया। तो इसे हम कहते हैं क्या? बांध ठाप घटक। ये है बांध ठाप समीकरण, दोनों ही पेपर में आते हैं। तो बांध ठाप घटक का उपयोग क्या है? तो बांध ठाप घटक के द्वारा किसी विलयन में विलेय के कणों का या संगुणन हुआ है या वियोजन हुआ है, तो कितनी मात्रा में संगुणन हुआ है या कितनी मात्रा में वियोजन, इसका निर्धारण बांध ठाप घटक द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं इसको? जैसे हम इसमें आपको बता सकते हैं आपको कि हमने बताया था, आपको पिछली वीडियो में बताया है कि हमने यदि ग्लूकोज के 100 अणु लिए, कितने अणु लिए? 100। तो ये 100 अणु आप अणु संख्या गुणधर्म निकालेंगे, तो जो 100 अणुओं से मान निकलेगा, इस मान को आप क्या बोलेंगे? इस मान को बोलेंगे हम सैद्धांतिक मान, क्योंकि ये कौन सा काय पे निकाला? कॉपी पे निकाला, तो ये हो गया सैद्धांतिक मान। जब इन्हें हम जल में घोलेंगे तो जल में भी 100 ही अणु बनेंगे, क्योंकि आपको मालूम है ग्लूकोज सहसंयोजी यौगिक है, तो इसका ना तो संगुणन होता है ना वियोजन होता है ना। ये क्या कहलाता है? विद्युत अनपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जो वियोजित नहीं होते। तो इसका प्रायोगिक मान जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसका प्रायोगिक मान भी कितना निकलेगा? प्रायोगिक मान निकलेगा इसका 100। ठीक है, अब हम अगर दूसरा विलयन ले रहे हैं, हमने आपको उदाहरण पिछली वीडियो में बता चुके हैं, और उसमें हमने क्या डिजोल्व किया? NaCl। तो एक Na धनायन बनेगा, इसमें एक Cl। अब सपोज करें हमने 100 अणु लिए NaCl की, तो आप बताओ 100 बनेंगे Na धनायन, 100 बनेंगे Cl धनायन। तो हम कॉपी पर निकालेंगे 100 के हिसाब से अणु संख्या गुणधर्म का मान। तो ये जो सैद्धांतिक मान हो गया, सैद्धांतिक मान ये निकलेगा इसका 100। लेकिन जब जल में NaCl जाएगा तो धनायन ऋणायन में टूट जाएगा, जिससे अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो इसका मान यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 धनायन है, 100 ऋणायन है, बराबर 200। तो ये प्रायोगिक मान कितना हो गया? प्रायोगिक मान अधिक हो गया। माने यहाँ पर यदि आप देखा जाए तो यहाँ पर अणुओं की संख्या बढ़ गई, जिससे अणु संख्या गुणधर्म के मान बढ़ गए। कौन से अणु संख्या गुणधर्म के? प्रायोगिक मान बढ़ गए हैं। ठीक है, तीसरा हमने उदाहरण बताया था आपको एसीटिक अम्ल। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विलायक में घोले जाने पर उनके अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं, यानी एसोसिएटेड हो जाते हैं। जैसे एसीटिक अम्ल CH3COOH। हमने 100 अणु लिए, हमने आपको बताया था कि एसीटिक अम्ल के 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं, CH3COOH। इस क्रिया को बोलते हैं हम क्या? संगुणन। ठीक है, तो जब हम इसमें विलायक में 100 अणु घोलेंगे तो संगुणित होगा, कितने बचेंगे? 50 बचेंगे, क्योंकि 2 अणु मिलकर कितना बना रहे हैं? 1 अणु मिलकर बना रहे हैं। तो 100 अणु आपस में मिलकर कितने बनाएंगे? 50 अणु बनाएंगे। तो इसका सैद्धांतिक मान कितना निकलेगा? 100 के हिसाब से। और जो प्रायोगिक मान है अणु संख्या गुणधर्म का, वो निकलेगा 50 के हिसाब से। तो कहने का मतलब हुआ कि अणु संख्या गुणधर्म के प्रायोगिक मान इसमें कम होगी, सैद्धांतिक मान कैसा होगा? ज़्यादा होगा। हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, यदि आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं। तो आई क्या है? अणु संख्या गुणधर्म का प्रायोगिक मान। आई बराबर होता है अणु संख्या गुण का प्रायोगिक मान या अणु संख्या गुणधर्म का प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान को हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हम प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। दोनों की को आप फॉर्मूला की फॉर्मूला लिख सकते हैं। हमने यहाँ या लगा दिया, बुक्स वाले आई इक्वल टू फिर से दोबारा फॉर्मूला में लिखते हैं, पहले एक बार लिखेंगे फिर ये वाला लिखेंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो हम आई की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखो ऐसे विलयन, इस विलयन में ना तो विलेय के कणों का संगुणन हुआ है ना ही वियोजन। यहाँ पर देखें हमने 100 कण घोले थे, कितने कण बन गए? 200। तो यहाँ पर क्या हुआ है? वियोजन। यहाँ पर हमने 100 लिए थे, लेकिन 2 अणु मिलकर 1 अणु बना रहे हैं, तो यहाँ कितने बचे? 50। तो इसका बोलेंगे हम क्या? संगुणन।
संगुणन माने वियोजन को बोलते हैं हम डिसोसिएशन, संगुणन को बोलते हैं हम क्या, एसोसिएशन। तो यहाँ पर हुआ है डिसोसिएशन, यहाँ पर हुआ है एसोसिएशन। तो अगर हम आई की वैल्यू निकालें तो देखो आई में प्रायोगिक मान कितना है 100, तो ये हो गया 100। सैद्धांतिक मान कितना है, तो सैद्धांतिक मान भी कितना है 100, तो 100/100 इक्वल टू 1। तो ऐसे विलयन जिनके लिए आई की वैल्यू कितनी होती है 1 आती है, ऐसे विलयन में ना तो विलय के कणों का संगुणन होता है और ना ही वियोजन होता है। दूसरा विलयन देखें, दूसरे विलयन में आई इक्वल टू प्रैक्टिकल वैल्यू कितनी है, सैद्धांतिक मान है 100 और प्रायोगिक मान कितना है 200, तो 200/100 इक्वल टू 2। माने प्रायोगिक मान हमेशा ज्यादा रहेगा इसका, सैद्धांतिक मान हमेशा कैसा रहेगा कम। तो आई की वैल्यू 1 से अधिक आएगी, आई ग्रेटर देन 1। तो यहां पर ऐसे विलयन क्या कहलाएंगे, ऐसे विलयन कहलाएंगे कि ऐसे विलयनों में विलय के कणों का क्या हुआ है, वियोजन हुआ है, यदि आई की वैल्यू 1 से अधिक आती है। और यदि आई की वैल्यू 1 से कम आती है, देखना आई इक्वल टू, यहां पर प्रायोगिक मान कितना है 50 अपॉन सैद्धांतिक मान कितना है 100, तो आई की वैल्यू 1/2, आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी, तो इसे बोलेंगे हम आई लेस देन 1। तो ऐसे विलयन जिनके लिए आई की वैल्यू 1 से कम आती है वो उनमें विलय के कणों का क्या होता है, संगुणन होता है। ठीक है, तो बांट-ऑफ घटक के द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि विलयन में विलय के कणों का संगुणन हुआ है या वियोजन हुआ है, और यदि हुआ भी है तो कितनी मात्रा में हुआ है, ये उसके अनुप्रयोग हैं। तो हम तो यहाँ पर केवल बांट-ऑफ घटक के बारे में आपको बता रहे थे, अनुप्रयोग हम आपको बाद में बताएंगे, जिसमें संबंधित क्या है, न्यूमेरिकल है। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि आई की वैल्यू 1 है तो ना तो संगुणन हुआ है ना वियोजन, यदि आई की वैल्यू 1 से अधिक है तो ऐसे विलयन में विलय के कणों का क्या हुआ है, वियोजन हुआ है। और यदि आई की वैल्यू 1 से कम है तो ऐसे विलयन में विलय के कणों का क्या हुआ है, संगुणन हुआ है। तो आप इस फॉर्मूला को और कई प्रकार से लिख सकते हैं, तो हम आपको बांट-ऑफ घटक के लिए ये फॉर्मूला लिख के बता रहे हैं। अब अणुभार के क्रम में हम, आपने देखा होगा अगर आप बुक पढ़ेंगे आप, तो बुक में देखेंगे आप कि बांट-ऑफ घटक के कई समीकरण सूत्र बन जाते हैं। ठीक है, तो अभी आप अणुसंख्या गुणधर्म लिख रहे हैं, और यदि अणुसंख्या गुणधर्म की जगह हम क्या लिखें, अणुभार लिखें, तो अणुभार के रूप में इस फॉर्मूला को कैसे बनाएंगे। अगर आप बुक की बात करो, अगर आप बुक की बात करो तो अगर आप बुक की बात करें तो ये आई के फॉर्मूला कई फॉर्म में लिखे होते हैं, है ना। बेसिकली अगर आप लोग इंग्लिश में याद करेंगे तो बढ़िया है, प्रैक्टिकल वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। प्रैक्टिकल वैल्यू को बोलते हैं हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू ही बोलते हैं, और सामान्य, अब देखना बच्चे बोलते हैं सर सैद्धांतिक मान को सामान्य मान क्यों कहा जाता है, तो बेटा सैद्धांतिक मान ना तो कम होता है कभी ना बढ़ता है, वो तो हम कैसे निकालते हैं फॉर्मूला से, तो ये इसको हम सामान्य मान कहा जाता है, नॉर्मल वैल्यू। वैल्यू हमेशा घटती बढ़ती किसकी है, प्रायोगिक वैल्यू घटती है, तो उसे हम बोलते हैं प्रायोगिक मान या प्रेक्षित मान। तो अब प्रश्न आता है कि यदि अणुसंख्या गुण का प्रायोगिक मान की जगह हम अणुसंख्या गुणधर्म की जगह अणुभार का प्रयोग करें, तो देखना आपको मालूम है, हमने पिछले वीडियो में ही बताया था, अणुसंख्या गुणधर्म रिवर्सली प्रोपोर्शनल अणुभार, माने अणुसंख्या गुणधर्म अणुभार की व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यदि आप, अब ऊपर कौन सा है फॉर्मूला बनाना देखें आप, ऊपर कौन सा है, अणुसंख्या गुणधर्म का ऊपर है प्रायोगिक मान, कौन सा मान है, प्रायोगिक। तो अगर आप इसमें लगाएंगे कि प्रायोगिक अणुभार, प्रायोगिक अणुसंख्या गुणधर्म, ऐसा बनाएंगे फॉर्मूला, प्रायोगिक अणुसंख्या गुणधर्म, तो क्या हो जाएगा, प्रायोगिक अणुसंख्या गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा प्रायोगिक अणुभार, है ना, क्योंकि अणुसंख्या गुणधर्म अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अब हमने यहां प्रायोगिक लगा दिया, तो प्रायोगिक अणुसंख्या गुण व्युत्क्रमानुपाती प्रायोगिक अणुभार। और अगर आप सैद्धांतिक करेंगे, हम यहां पर लिखेंगे सैद्धांतिक, शॉर्ट में लिख दिया, सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/सैद्धांतिक अणुभार। समझ में आया। तो अब यहां पर प्रायोगिक को प्रेक्षित भी कह सकते थे, फॉर्मूला बन जाएगा प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती प्रेक्षित अणुभार, है ना। अब अगर आप चाहें कि सर हमें यहां पर सैद्धांतिक की जगह सैद्धांतिक नहीं लिखना है, सामान्य लिखना है, किताब वाले सामान्य भी लिखे हैं कई जगह, तो फिर यहां पर सैद्धांतिक की जगह लिख देंगे हम सामान्य अणुसंख्या गुणधर्म व्युत्क्रमानुपाती सामान्य अणुभार, ऐसे बन जाएंगे। तो अब आप इस वैल्यू को पुटअप करो, है ना, तो इस वैल्यू को आप पुटअप करेंगे तो क्या होगा बेटा, आई इक्वल टू, यहां पर देख लेना दो फॉर्मूला बन जाएगी, आई इक्वल टू हो जाएगा अणुसंख्या गुण का प्रायोगिक मान, तो अणुसंख्या गुण का प्रायोगिक मान क्या है, 1/प्रायोगिक अणुभार। तो यहां पर लिख देंगे हम क्या, 1/,
प्रायोगिक अनुभार या अनुभार का प्रायोगिक मान, प्रायोगिक अनुभार, ठीक है। और अनुसंख्यक गुण का सैद्धांतिक मान, तो सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुण इक्वल टू है 1 अपॉन सैद्धांतिक अनुभार। तो ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन सैद्धांतिक अनुभार या अनुभार का सैद्धांतिक मान, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसको अरेंज करेंगे तो ये नीचे का ऊपर पहुंच जाएगा, ऊपर का कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आप ये को ये ध्यान देना है कि I इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा अनुसंख्यक गुण का, जहां प्रायोगिक होगा वहां पर अनुभार का सैद्धांतिक आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा क्योंकि कैसे हैं व्युत्क्रम पाती हैं, और जहां अनुसंख्यक गुण का सैद्धांतिक है वहां आ जाएगा प्रायोगिक, माने प्रायोगिक की जगह सैद्धांतिक, सैद्धांतिक की जगह प्रायोगिक। तो देखो प्रायोगिक नीचे आ जाएगा, सैद्धांतिक ऊपर, तो अनुभार का सैद्धांतिक मान या सैद्धांतिक अनुभार, सैद्धांतिक अनुभार अपॉन प्रायोगिक अनुभार, अपॉन प्रायोगिक अनुभार, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या हमने बोला था सैद्धांत को क्या बोलते हैं, सामान्य, तो सैद्धांत को हम बोल रहे हैं क्या, सामान्य, तो ये हो जाएगा सामान्य अनुभार अपॉन प्रायोगिक की जगह हम क्या बोल सकते हैं, प्रायोगिक को क्या बोलते हैं, प्रेक्षित, प्रेक्षित अनुभार। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा, हमने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है कि ये जो फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला से प्रायोगिक अनुसंख्यक गुण हो जाएगा 1 प्रायोगिक अनुभार, और सैद्धांतिक अनुसंख्यक गुण हो जाएगा 1 सैद्धांतिक अनुभार। इनकी वैल्यू आपको पुटअप करनी है, तो ये आपको लिखना नहीं है, ये तो हमने आपको फॉर्मूला बनाना समझाया है, ठीक है। आपको ये भी नहीं लिखना है, कोई जरूरत नहीं है। तो अनुभार के रूप में आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम उसको ऊपर कॉपी करके लिख देते हैं, यहां पर बीच में लगा देंगे, या I इक्वल टू सैद्धांतिक अनुभार या अनुभार का सैद्धांतिक मान, ये की बात होगी, अनुभार का सैद्धांतिक मान या सामान्य अनुभार, या सामान्य अनुभार, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और अपॉन प्रायोगिक अनुभार, तो इसका हो जाएगा अनुभार का प्रायोगिक मान, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, अनुभार का प्रायोगिक मान या अनुभार का प्रेक्षित मान या प्रेक्षित अनुभार, या अनुभार का या प्रेक्षित अनुभार, ऐसा लिख लो, थोड़ा अलग हो जाएगा, प्रेक्षित अनुभार, ठीक है। तो अनुसंख्यक अनुभार का सैद्धांतिक मान, इसको आप बोलेंगे थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास और नॉर्मल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। इसको बोलेंगे आप प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, आपके 2-3 फॉर्मूले बन गए, ऐसा भी आपको लिखा मिल सकता है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ऐसा भी लिखा मिल सकता है, ये ध्यान देना। और सैद्धांतिक मान को गणना से प्राप्त भी मान बोलते हैं, ये ध्यान देना। तो अगर आप इंग्लिश फॉर्म में लिखना चाहें इसको, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को, तो इसमें आप या फिर अनुभार को, तो प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर मास और नॉर्मल वैल्यू, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ये ध्यान देना है कि मॉलिक्यूलर मास के फॉर्म में लिखा है या अणुसंख्या गुणधर्म के रूप में लिखा है। यदि अणुसंख्या गुणधर्म के रूप में लिखा है और तो मॉलिक्यूलर मास का अपोजिट होगा, जहां नॉर्मल आएगा वहां ऑब्जर्व्ड आ जाएगा, और जहां ऑब्जर्व्ड लिखा है वहां नॉर्मल आ जाएगा। ये आपको बहुत ध्यान देना है। तो हमने जो ऊपर के समीकरण जो लिखे हैं, आपका ये वाला समीकरण, ये लिखा है हमने अणुसंख्या गुण के रूप में, और नीचे के लिखे हमने क्या के रूप में, अणुभार के रूप में। तो ये सभी समीकरण को आपको पॉज करके लिख सकते हैं, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इसको लिख लें, पेपर में तो नहीं लिखना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद बताएंगे आपको क्या स्थितियां क्या हैं। तो स्थितियां हमने आपको पहले से ही समझा दी। तो आप ये फॉर्मूला लिखने के बाद लिखेंगे पहली स्थिति, यदि I = 1, तो हमने बताया था
कि ऐसे विलयन में विलय के कण का ना तो संगुणन हुआ है और ना ही विलय। तो आप लिखेंगे यदि आई की वैल्यू कितनी हो 1, अर्थात प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान एक दूसरे कैसे हो समान, तो अपॉन में वैल्यू कितनी आएगी 1, तो इसमें लिखेंगे नीचे ना तो विलय माने सॉल्यूट का, ना तो विलय का संगुणन हुआ है और ना ही वियोजन। ठीक है, दूसरी कंडीशन होगी यदि आई की वैल्यू 1 से अधिक है, माने आई ग्रेटर देन 1, तो आई की वैल्यू यदि 1 से अधिक है तो आई का मान 1 से कब आएगा अधिक, जब प्रायोगिक मान अधिक आएगा और सैद्धांतिक मान कम आएगा। और प्रायोगिक मान अधिक कब आएगा, जब वियोजन हो। तो यहां पर लिखेंगे हम जब विलय के कणों का क्या हो, विलय के कणों का वियोजन। और तीसरी कंडीशन है यदि आई लेस देन 1, माने आई की वैल्यू 1 से कम है, तो ये कब आएगा, जब विलय के कणों का क्या हुआ है, विलय के कणों का संगुणन हुआ है। ये हमें तीनों कंडीशन आपको पहले समझा चुके थे। तो ये पूरा जितना बोर्ड पे लिखा है ये आपके लिए पर्याप्त तो आंसर हो गया बांठ-ठाप घटक का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये सभी फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, और फॉर्मूला के बाद फिर लिख देंगे स्थितियां, स्थिति नंबर 1, 2 एंड 3, जो आप आपको पहले समझा चुके हैं। धन्यवाद।